Okay, so starting again. Now, these are the three main types. Okay, these are the three main types: sectoral E, sectoral H, and pyramidal horn. So, firstly, I am moving on. You have another class. Uh, so now these are the all another two types: conical horn and biconical antennas. So biconical is the combination of two conical horn. ठीक है, दो कनिकल हॉर्न का एज अ समेशन कर देंगे तो इस टाइप से। अब जैसे तैसे तो समेशन नहीं करेंगे, प्रोसेस होता है। सो दिस इज द बाइकनिकल हॉर्न एंटेना। ओके, सो जो लोग क्लास में हो, अभी प्रेजेंट घुस रहे हो, एंटर कर रहे हो, गिव योर अटेंडेंस। I will give you the another separate attendance. Okay, so डबल क्लास हो रहा है, डेफिनेटली नेम एंड रोल के साथ अटेंडेंस जरूर दोगे, मिस मत करना। नाउ important one is the working principle. Working principle is a very important, कोई भी एंटेनास के लिए ये चीज मेंटेन करना जरूरी है। एंड तुम लोग भी जो जिस पैटर्न में हम तुम लोग को दिखा रहे हैं ना, दैट मीन्स लेट मी शो यू वंस अगेन दैट फर्स्ट हॉर्न एंटेना डेफिनेशन देना है। कोई भी एंटेना, मान लो यागी-उडा एंटेना, डेफिनेशन देना है। यागी-उडा एंटेना का टाइप्स अगर कुछ अवेलेबल है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, अगर अवेलेबल है कुछ दिस दिस दैट, तो उस तरह से टाइप्स हम लोग को मेंशन करना है विथ डायग्राम, डेफिनेटली विथ डायग्राम। देन डायग्राम होने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है वर्किंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स ये जो हेडलाइंस है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल एंटेनास। क्लियर? सो देखो इसमें क्या होता है, जो लोग लेट करके ज्वाइन किए हो अटेंडेंस दोगे, ठीक है, नेम एंड विथ रोल। So working principle is very important and it is totally dependent on the flaring angle. Flaring मतलब ये जो दिख रहा है ऊपर में एक डायग्राम, दैट मीन्स एक वेबगाइड के साथ ये जो फ्लेयरिंग प्लेन, दैट मीन्स तुम उसको फैला दे रहे हो, है ना। तो जहां से मान लो इस डायरेक्शन में, मतलब जितना तक ये जो मेरा ये वेब गाइड है, ये वेब गाइड है इतना तक, तो इसी वेब गाइड का एंडिंग से जो ये जो है ये फैलना स्टार्ट हो गया, जो मेटालिक बॉडी, ठीक है ना। तो ये है फ्लेयरिंग एंगल। हॉर्न एंटेना के केस में ये फ्लेयरिंग एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो देखो, फ्लेयरिंग हेल्प्स टू मैच द एंटेना इंपेडेंस विद द फ्री स्पेस इंपेडेंस फॉर बेटर रेडिएशन। तो यहाँ पे मेरा वेब गाइड या फिर ट्रांसमिशन लाइन जो भी तुम यूज कर रहे हो, तो उसके साथ अगर तुम्हारा फ्लेयरिंग, मतलब ये जो देखो एक दोनों मीडियम अलग हो जा रहा है ना, मतलब इधर इधर ये एक नैरो स्पेस था, नैरो स्पेस था एक, मान लो एक वेब गाइड, तो इसके बाद से ये सडनली ओपन अप होना स्टार्ट किए, तो ये जो है फ्री स्पेस, मतलब इधर से ही एंटेना का रेडिएशन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, ओपन एंडिंग से ये रेडिएशन स्टार्ट हो जा रहा है। Am I connected? Am I connected or are you able to see my screen? Hello, hello, hello. Is it okay, right? एक्चुअली नेटवर्क का कुछ इश्यू हो रहा है। ओके, ओके फाइन। सो आई थिंक यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। सो ये जो जहां पे वेब गाइड खत्म होने से जहां से मेरा फ्लेयरिंग स्टार्ट हो जाता है, तो दोनों का इम्पिडेंस मैच करना बहुत ही जरूरी होता है। इम्पिडेंस अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, लॉस स्टार्ट होना, लॉस लॉस हम लोग का होने लगेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई इम्पिडेंस के ऊपर ध्यान रखना है, जैसा तैसा कनेक्ट कर देने से ही नहीं होगा। जो मेरा वेब गाइड है उसके साथ जो फ्लेयरिंग स्टार्ट हो रहा है वो इम्पिडेंस मैच होगा फॉर बेटर रेडिएशन, मिसमैच होगा, लॉसेस ज्यादा होगा। द फंक्शन ऑफ द वेवगाइड हॉर्न इज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फेज फॉन्ट विथ अ लार्जर एपर्चर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि फेज को जो है, जो मेरा फेज मतलब एक वेव जो ट्रेवल कर रहा है फेज, तो उसको यूनिफॉर्म रखेंगे, ठीक है। अगर फेज चेंज हो जाएगा डेफिनेटली वो अलग कुछ हरकत करने लगेगा। सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हॉर्न। कोई कोई एंटेना रहता है जिसमें फेज भी चेंज हो जाता है, लेकिन हॉर्न एंटेना के केस में और भी एक पॉइंट हम लोग का निकल के आया है कि हॉर्न इज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फेस,
ठीक है, हम लोग का जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे यूनिफॉर्म फेज होगा फ्रंट विथ अ लार्जर एपर्चर। एपर्चर मतलब समझते हो, मतलब जो ओपन एंडिंग जो है, मतलब जहां से मतलब तुम्हारा फाइनल मतलब जो टर्मिनेशन, फाइनल टर्मिनेशन, अगर इफ इट इज योर हॉर्न एंटेना, मतलब अगर इस तरह से पीछे से मतलब ये हॉर्न कनेक्टेड है, तो ये जो फाइनल आउटलाइन है, दिस इज योर एपर्चर। मतलब कितना एरिया से वो वेव अल्टीमेटली तुम्हारा एकदम फ्री में ट्रेवल बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, दिस इज योर एपर्चर। तो देखो इसमें जो अभी बोला गया है कि एनालिसिस, ये हॉर्न एंटेना का एक स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है। तो वेरी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। एक 2D डायमेंशन के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे तो बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे शो किया गया है इसको। ये तो हो गया मेरा वेव गाइड अप टू दिस। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोग को इंपॉर्टेंट है। दैट इज द थीटा, जो कि फ्लेयरिंग एंगल, एल इज योर एक्सियल लेंथ एंड ए इज योर एपर्चर। ठीक है, ये तीन जो है, ये तीनों से हम लोग का टोटल एक हॉर्न डिफाइन हो जाता है। टोटल एक हॉर्न एंटेना डिफाइन हो जाता है ये तीनों चीज से। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए, थीटा, एल एंड ए। अब देखते हैं कि थीटा क्या होता है। थीटा को हम लोग बोलते हैं फ्लेयरिंग एंगल या फिर फ्लेयर एंगल। ठीक है, दैट मीन्स ये जो मेरा एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हॉर्न एंटेना का एक्सिस हो गया। अगर एक्स एक्सिस पे इसको रखेंगे, एक्सिस हो गया। ये एक्सिस से कितना मतलब हम फैलाएंगे, है ना। थीटा, सपोज मान लो थीटा इज 10 डिग्री, तो छोटा हो जाएगा। थीटा इज 20 डिग्री, तो हॉर्न का ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। थीटा इज 80 डिग्री, और फैल जाएगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली जो हमको देख के समझ में आ रहा है, इसमें थीटा कितना होगा, मैक्सिमम 45 टू 60 के अंदर ही होगा, 50। ये जो पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो थीटा इज योर फ्लेयर एंगल। थीटा का वैल्यू जितना तुम इंक्रीज करते चले जाओगे, तुम्हारा मतलब जो हॉर्न का स्ट्रक्चर है वो भी फैलता चला जाएगा। और हॉर्न का अगर थीटा को फैलाओगे तो फिर क्या होगा, एपर्चर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते चले चला जाएगा। ये दिस इज योर एपर्चर। एपर्चर मतलब अल्टीमेटली जो ओपनिंग योर एरिया है, जहां से रेडिएशन मतलब फ्री स्पेस में ट्रेवल होगा फाइनली। सो दिस इज योर एपर्चर। तो थीटा को जितना छोटा कर देंगे, योर हॉर्न एंटेना विल बी नैरोअर। क्लियर हुआ। सो ये एक्सिस के ऊपर ये दिस इज योर थीटा, एंड दिस इज योर, इस साइड में भी करेंगे इट इज ऑल्सो द थीटा। ये दोनों बराबर बराबर सेम ही होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हॉर्न एंटेना मतलब ये अगर एक्सिस है, इसको तुम बहुत ज्यादा फैला दो दिए हो और इधर बहुत नैरो है, इस टाइप का होता नहीं है। दोनों यूनिफॉर्म होता है। अगर स्मॉल है तो दोनों साइड में इक्वल इक्वल होगा। क्लियर। सो दिस इज योर थीटा, थीटा इज फ्लेयरिंग वन। सो नॉट द एंटायर, एंटायर हो जाएगा 2 थीटा। हम लोग आगे जाके देखेंगे, एंटायर हो जाएगा 2 थीटा। सो एक्सिस के ऊपर एक पर्टिकुलर एक जो एंगल है, ये ऊपर में थीटा और नीचे में थीटा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एल, एल इज एक्सियल लेंथ। दैट मीन्स ये जो वेवगाइड का जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से तुम्हारा टोटल मतलब इसको अगर तुम एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे तो दिस इज योर लेंथ। ठीक है, तो अगर तुम ये तो अब दोनों साइड में तो इसको फैल रहा है, इफ इट इज अ सर्कुलर और पिरामिडल यू कैन कंसीडर, तो क्या होगा, ऊपर में अगर देखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर आर्क कंसीडर करेंगे, इसको अगर एक आर्क कंसीडर करेंगे, तो ये एल जो है, ये एल इतना ही तक होगा, है ना। और इसको अगर तुम एक फ्लैट सरफेस बनाओगे, फ्लैट सरफेस बनाओगे तो क्या होगा, ये जो एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कुछ हम लोग का रह जाएगा। सो दिस इज डेल और डेल्टा, यू कैन से डेल्टा। सो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, ये एक सिंपल एक आर्क कंसीडर कर रहे हैं ये सेंटर को रख के। तो यहाँ पे अगर एल है तो इतना तक एल रहेगा। लेकिन देखो अभी स्ट्रक्चर वाइज तुम्हारा अगर फ्लैट सरफेस बना रहे हो तो फिर इतना तुमको एक्स्ट्रा फिर मेटल ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मेटल ऐड करना पड़ रहा है। तो इट इज वेरी वेरी स्मॉलर इन विथ रेस्पेक्ट टू दिस एल। ये एल के रेस्पेक्टिव में ये डेल्टा जो है बहुत ही छोटा है। तो न्यूमेरिकल केसेस में हम लोग इसको इग्नोर भी करेंगे बाद में। समझ में आया। तो लेंथ क्या हो गया। सो एंड दिस इज योर एंटायर हाइट। ठीक है, दिस इज योर एंटायर हॉर्न हाइट टोटल, इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। सो इतना इतना सा कितना हो जाएगा, इतना सा, दिस इज h/2। क्लियर हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ हॉर्न एंटेना। हॉर्न एंटेना को डील करने के लिए हम लोग को इतना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखो अब वो जो है ये ट्रायंगल हम लोग को थोड़ा सा ना याद रखना पड़ेगा। देखो एक ओ सी बी, इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये ओ सी बी,
इसमें थोड़ा सा हम लोग का जो फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो पिथागोरस का फॉर्मूला था, है ना। तो वो वाला लगा के देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इससे हम लोग का मेनली क्या है, ये थीटा का, थीटा इक्वल टू व्हाट एंड एल इक्वल टू व्हाट, ये हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। थीटा इक्वल टू व्हाट एंड एल इक्वल टू व्हाट with respect to these parameters, ताकि you can easily calculate the value। that means एक फॉर्मूला टाइप का बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये मेरा मेन डायग्राम है। अगर हम कोई स्टूडेंट को बोलेंगे दे कैन कि इसमें से थीटा का वैल्यू कितना होगा निकालो, तो यू कैन इजीली कंडक्ट विदाउट वाचिंग माय नेक्स्ट स्लाइड, है ना। मैथमेटिक्स से ये हो जाएगा, तो इसमें कुछ नया है नहीं। तो ये ओसीबी ट्रायंगल से cos थीटा इक्वल टू वी नो ओबी बाई ओसी। cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा क्या होता है, ओबी बाई ओसी। that means this is base and OC, this is the tangent। okay, so OB by OC, so cos theta equals to OB by OC हो गया। that means L by L plus L delta, this is L, OB means L and OC equals to L तो होगा ही, उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है डेल, है ना, L plus डेल हो गया। तो इससे हम लोग का OB by OC का वैल्यू पता चल गया। देन cos theta equals to L by L delta, देन थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स L by L delta। दैट मीन समझ में आ गया। ये जो थीटा का वैल्यू है, अगर हम लोग का कोई भी एक हॉर्न एंटेना का लेंथ पता है, ठीक है, कोई भी एक हॉर्न एंटेना का लेंथ पता है, तो हम लोग इस उसका जो है फ्लेयरिंग एंगल को पता कर सकते हैं। तो इसको अगर टेंजेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे, सो this is very simple, theta equal to cos is bar cos inverse L by L that we get already। so इसको अगर tan थीटा के फॉर्मेट में अगर कर दोगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये जो है ये हाइट हम लोग को अब चाहिए, उसी भी ट्रायंगल है ना। तो ये पोर्शन, ये टोटल है h, तो इतना क्या हो जाएगा h by 2। तो इसको कंसीडर करेंगे, तो tan थीटा का वैल्यू जो हम लोग का निकल के आएगा, tan इनवर्स सॉरी थीटा का वैल्यू tan के रूप में अगर करोगे, cos के रूप में करोगे तो ये वाला cos इनवर्स L by L प्लस डेल्टा, एंड इस केस में अगर करोगे तो tan इनवर्स h by 2L। सो h इज द टोटल, मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ हॉर्न, टोटल हाइट। ओके, सो दिस इज इक्वल इक्वल, दैट मींस tan इनवर्स h by 2L भी तुम लोग यूज कर सकते हो, या फिर cos इनवर्स L by L प्लस डेल्टा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही हम लोग का चलेगा। फ्लेयरिंग एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और भी हम लोग का क्या पता कर सकते हैं, लेंथ। लेंथ हम क्या बोले थे, दो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक थीटा एंड एक एल। तो सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है, इसी के आधार पे हम लोग एल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओ सी बी। सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे किया हुआ है, एंड ऑलरेडी ये जो स्लाइड्स है हम गूगल क्लासरूम में 1 2 3 4 करके जैसे हम तुम लोग को दिखा रहे हैं ऑलरेडी पोस्ट कर दिए है, ठीक है। सो चेक कर सकते हो, उधर से कॉपी में नोट डाउन भी करके रखोगे, आसान होगा। सो एल का वैल्यू और हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उधर से ही मतलब आ रहा है, एल प्लस डेल का मतलब जो पिथागोरस को जो फॉर्मूला होता है वही से डायरेक्टली बनता है, ठीक है। पिथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पे रिटर्न किया गया है। एंड यहाँ पे जो हम लोग कंसीडर किए एक चीज, कि जो डेल का जो वैल्यू है विच इज मच मच लेसर देन नॉर्मल एल, है ना। डेल का ये अगर प्रैक्टिकली अगर देखोगे, तो ये जो डेल इतना जो एरिया बच रहा है, इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी लेसर देन दिस एल। तो इसलिए ये डेल का वैल्यू हम लोग इग्नोर कर रहे हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर फॉर्मूला, या फिर मैथमेटिक्स उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है प्रैक्टिकली। सो क्लियर हुआ। लेट मी सेव अटेंडेंस। ओके, सो इधर से हम लोग जो लेंथ है, लेंथ देखो जो फाइंड आउट हुआ है, h बाई 8 डेल्टा, ठीक है। h² बाई 8 डेल्टा, डेल यहाँ पे अगर कंसीडर करता है तो ठीक है, और नहीं तो इग्नोर करोगे तो चलेगा। तो अगर वैल्यू दिया हुआ रहेगा देन, अगर मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, सो डेल का अगर वैल्यू नहीं है देन इग्नोर इट। सो h² बाई 8 डेल, ठीक है। एल इक्वल्स टू h² बाई 8 डेल, जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल मतलब ये फॉर्मूला से हम लोग को मिला है, बेसिक फॉर्मूला से। ये टोटल h, टोटल जो हाइट है दिस इज h, नॉट दिस वन। स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि सर इतना h ले लेते हैं, इसको अगर हम लोग थीटा टू थीटा, नो, ये है थीटा, दिस पर्टिकुलर मतलब एक्सिस से ये जो एंगल है दिस इज थीटा, ठीक है। टोटल करोगे तो टू थीटा हो जाएगा, एंड ये जो हाइट है दिस इज h बाई 2, दिस इज योर एजम्पशन, ठीक है। सो हम लोग क्या किए, थीटा का वैल्यू भी हम लोग को पता चला, एल का वैल्यू भी हम लोग का पता चला, दैट मीन्स एंड हॉर्न एंटेना का लेंथ एंड हॉर्न एंटेना का फ्लेयरिंग एंगल, दोनों हम लोगों का पता चला। नाउ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर कि ये टू थीटा, जैसा कि हम बोल रहे थे
कि ये जो हॉर्न है, ये हॉर्न का ऊपर साइड में तो ये थीटा है एंड इस साइड में भी थीटा है, तो दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो हो जाता है 2 थीटा। क्लियर? सो जितना तुम ये थीटा को बड़ा करोगे, दैट मीन्स 2 थीटा को बड़ा करोगे, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा इसका फैलेगा, ये जितना उतना ज्यादा फैल जाएगा। अब उतना ज्यादा फैल जाने का मतलब जो रेडिएशन है वो, उसका जो डिरेक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। हम लोग डिरेक्टिव मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस्ड, लेकिन तुम उसको जितना फैलाते चला जाओगे तो उतना तुम्हारा रेडिएशन जो है उतना मोटा मोटा होने लगेगा। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि if the flaring angle 2 theta is very large, this will result under non-uniform phase distribution। मतलब हम लोग का जो चाहते हैं मेनली कि हॉर्न एंटेना का रिजल्ट जो है वो यूनिफॉर्म रहे उसका फेज, तो वो नॉन यूनिफॉर्म फेज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, जो कि हॉर्न एंटेना को बिहेवियर से वायलेट कर रहा है। ठीक है। हाई बीम विड्थ हो जाने से मतलब क्या होगा, ये बीम विड्थ जो है, ये बीम विड्थ तुम लोग जानते हो, बीम विड्थ मतलब हाफ पावर बीम विड्थ, फुल नल बीम विड्थ ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं। तो दैट मीन्स इसका एंगल ज्यादा हो जा रहा है, तो बीम विड्थ ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स इसका डायरेक्टिविटी कम हो जाएगा। एक हॉर्न एंटेना मान लो ऐसा है, बहुत ही नैरोअर, ठीक है, इस तरह से इसका थीटा है, तो डेफिनेटली इसका बीम विड्थ भी छोटा रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो इस ये जो है डायरेक्टिव भी रहेगा, है ना। सिंपल सा बात है। जब तुम लोग लेजर लाइट यूज करते हो, लेजर लाइट, है ना, तो लेजर लाइट देखे हो कितना मतलब नैरोअर शार्प, मतलब वो लाइट जा रहा है, दैट मीन इट इज वेरी वेरी डायरेक्टिव। एक पर्टिकुलर मान लो 10 मीटर बाद भी वो एक पॉइंट को ही फोकस करता है, एक लेजर लाइट। लेजर जानते हो ना, जो मतलब टीचर लोग यूज करता है या फिर पॉइंट करने के लिए यूज होता है कोई भी। सो वो लेजर लाइट जो है वो बहुत ही फोकस्ड, मतलब इट इज वेरी वेरी डायरेक्टिव। और अगर हम लोग एक टॉर्च लाइट अगर यूज करेंगे तो उसमें से क्या होता है, एक लाइट जो है फैला हुआ रहता है ना, तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर सिचुएशन। एक टॉर्च लाइट अगर उतना डायरेक्टिव रहेगी तो फिर काम चलेगा। रास्ता में जाएंगे तो उतना फोकस्ड, एक ही हम लोग एक ही पत्थर दिख रहा है, मतलब एक ही छोटा सा एक एरिया दिख रहा है, काम चलेगा? नो, उसको हम लोग को फैला देना पड़ेगा लाइट को। सो डिपेंड ऑन कि कैसा हम लोग चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग अगर ज्यादा दूर डिस्टेंस अगर ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली योर सिग्नल मस्ट बी वेरी वेरी डायरेक्टिव, तभी तो वो एनर्जी जो है वो एक फोकस्ड होके जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो ये हम लोग का समझ में आया कि थीटा के ऊपर कैसे हॉर्न का ये डिपेंड कर रहा है। अभी कोई अटेंडेंस दिया? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इट इज द सेम कि इफ फ्लेयर एंगल इज स्मॉल, दिस विल रिजल्ट इन द यूनिफॉर्म फेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्लेयरिंग एंगल को हम लोग को ज्यादा जो है फैलाना नहीं है। अब देखो, आप ज्यादा छोटा भी कर देंगे तभी भी दिक्कत है, इतना छोटा कर देंगे तो हम लोग का जो रेडिएशन है वो भी मान लो डिजर्ट लेवल पे नहीं जा रहा है। तो डिरेक्टिविटी बेसिकली 1/अपर्चर एरिया, ये तो पता चल ही रहा है कि अपर्चर एरिया जितना बड़ा हो जाएगा तुम्हारा डिरेक्टिविटी घट जाएगा, है ना, बीम विड्थ भी बढ़ जाएगा और डायरेक्टिविटी भी घट जाएगा। अपर्चर एरिया को जितना हम लोग छोटा रखेंगे तो फिर उसमें से हम लोग का फोकस डायरेक्शन रहेगा, बीम विड्थ छोटा होगा एंड डायरेक्टिविटी बड़ा होगा। क्लियर हो रहा है इसमें से? लेकिन हाउ टू कंट्रोल इट, दैट मीन्स हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना डायरेक्टिविटी या फिर बीम विड्थ। देखो, हम लोग चाहते हैं कि रेडिएशन हो, थीटा को बड़ा करे हम लोग चाहते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा करने से फिर दिक्कत आ जाएगा, मतलब फेज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, यूनिफॉर्म फेज और नहीं मिल पाएगा। तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत ही रिसर्च करके ये फॉर्मूला हम लोग के सामने लाया गया है। तो दिस इज ऑल द फॉर्मूला। ओके, देखो, द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी इज अचीव्ड। हम लोग का मैक्सिमम डायरेक्टिविटी मतलब मैक्सिमम चाहते हैं, हम लोग तो वही चाहते हैं ना। सपोज मान लो प्रैक्टिकल, तुम लोग भी चाहते हो कि कितना मिनिमम पढ़ के हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट लाए एग्जाम में। प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादा हम लोग पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। अब इतना मिनिमम हो गया तो हम लोग नंबर ही नहीं ला पा रहे, कुछ सीख भी नहीं पा रहे, नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन 24 घंटा में 23 आवर्स, नो, उतना भी नहीं पढ़ना है। तो कितना पढ़ना है सर? जितना हम लोग को पढ़ने से एक अच्छा ग्रेड मिल जाएगा, 90% नंबर मिल जाएगा, ठीक है, चलो वही करो। तो इसी तरह से इसमें भी जो है एक बैलेंस किया गया है कि कितना तुम ये जो फ्लेयरिंग एंगल है उसको बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। सो द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी इज अचीव्ड
एट द लार्जेस्ट फ्लेयरिंग एंगल, मतलब जितना हम लोग फ्लेयरिंग एंगल को मैक्सिमम करने से हम लोग का मैक्सिमम डायरेक्टिविटी मिल सकता है, जो कि हम लोग का काम के लिए ठीक ठाक है। उससे ज्यादा फ्लेयरिंग एंगल बड़ा कर देने से क्या होगा, इफेक्टिव एपर्चर और भी बड़ा होगा एंड मेरा एंटेना का जो है यूनिट जो फेज है वो घटने लगेगा या डिस्टर्ब करने लगेगा। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें देखो क्या किया गया है, कंडीशन इज दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कंडीशन इज दैट जो डेल है, जो हम लोग का इग्नोरेंस पार्ट था, वो यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जो डेल है ये इट डज नॉट एग्जिस्ट दैट वैल्यू। सो डेल का जो वैल्यू है वो ई प्लेन, ये अगर इफ यू आर यूजिंग ई प्लेन हॉर्न वो 0.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग कनिकल हॉर्न 0.332 से ज्यादा होना नहीं होना चाहिए। फॉर एच प्लेन हॉर्न 0.4 से ज्यादा होना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वो डेल पार्ट है ना, वो यहाँ पे एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर दे रहा है। ये जो डेल पार्ट, इसको हम लोग कंट्रोल में रखेंगे, देन वी कैन बेटर मेक आवर हॉर्न। ये मतलब हम लोग का फेस के चलते डिस्टर्ब कर सकता है। क्लियर हुआ, ये बात हम लोग का सामने आया। ओके, सो नेक्स्ट जो है कुछ पैरामीटर्स है, लगभग लगभग एंड हो गया है। सो दिस इज ऑल द रिजल्ट, ठीक है। दिस इज नॉट द डिराइवेशन, दिस इज ऑल द रिजल्ट। आई एम वंस अगेन सेइंग कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग को जो है फॉर्मूला वगैरह याद रखना पड़ता है। ये कहाँ से आया है, ये बहुत ही मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डिराइवेशन है, नॉर्मल तो नहीं आया, बहुत दिन का रिसर्च के बाद ये अल्टीमेट फॉर्मूला हम लोग के सामने रखा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाफ पावर बीम विथ, हाफ पावर बीम विथ फॉर ई डिरेक्शन, ई डिरेक्शन के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है 56 लैम्डा बाई एच, ये हम लोग का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हॉर्न के लिए। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हॉर्न एंटेना, ठीक है। थीटा एच दैट मींस मैग्नेटिक के केस में फ्लेयरिंग एंगल जो है उस केस में 67 लैम्डा बाई डब्ल्यू। हियर डब्ल्यू इज नॉट द वेवलेंथ, ओके, डब्ल्यू इज नॉट द वेवलेंथ, यहाँ पे डब्ल्यू इज विथ, W is width, यहाँ पे है हाइट एंड दिस इज द width, ठीक है। सो डिरेक्टिविटी इधर से अगर फाइंड आउट करेंगे, सो डिरेक्टिविटी इज 7.5 h इंटू डब्ल्यू, दैट मीन्स हाइट इंटू विथ। W मीन्स वेवलेंथ मत समझ लेना या फिर ओमेगा मत समझ लेना, ठीक है। दिस इज नॉट ओमेगा, और वेवलेंथ तो हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, दिस इज नॉट आई मीन ओमेगा। स्टूडेंट्स का ये हाइट है, ये विथ है, दैट मीन्स इट इज द एरिया, है ना। हाइट एंड विथ हो गया तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया चला आएगा। सो डायरेक्टिविटी इज इक्वल टू 7.5 इंटू एरिया बाई लैम्डा स्क्वायर, अल्टीमेटली दिस वन 7.5 एरिया, दैट इज एरिया ए मींस एंड लैम्डा स्क्वायर, छोटा करके हम लोग ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट पावर गेन, पावर गेन का जो फॉर्मूला है, पावर गेन इक्वल्स टू जीपी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, एंड 4.5 इंटू एरिया, दैट मीन्स हाइट इंटू विथ ऑफ द हॉर्न, वेरी सिंपल, हाइट एंड विथ, जो मेरा ओपनिंग एरिया है उसका हाइट एंड विथ एंड बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा पावर गेन, ये 3-4 फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो हॉर्न एंटेना के अगर ऊपर बेसिक नोट्स वगैरह अगर आता है तो जितना तुम लोग जानते हो वो सारा देना पड़ेगा, एंड आई थिंक दिस लेसन इज सफिशिएंट, ठीक है। बुक में देखोगे और भी बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो सारा कुछ मतलब सिर्फ हॉर्न एंटेना तो काम नहीं है कि सिर्फ हॉर्न एंटेना पढ़ के हम लोग चले जाएंगे, नो। तो इसीलिए जो है इसीलिए जो है हम लोग का जो है पर्टिकुलर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है चाहिए, जिससे हम लोग सेटिस्फैक्टरी सारा आंसर कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे और भी एक चीज है कि रेडिएटेड फील्ड्स देख लो थोड़ा सा, मतलब ये हम लोग फार फील्ड के कंसर्न में किए हैं, तो इसका भी दो एक्सप्रेशन हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि इफ द वेव इज ट्रांसमिटिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, वेव जो है वो अगर जेड डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका ई वाई प्लेन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई डायरेक्शन पे, एंड एक्स एक्सिस पे हो जाएगा एच प्लेन, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो फिर कैसा हो जाएगा, अगर जेड डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है दैट मींस ये जेड डायरेक्शन, ये तो 2-3 तरह का से डिजाइन किया जा सकता है। जेड डायरेक्शन में अगर तुम्हारा ट्रैवल कर रहा है वेव, तो फिर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जो है वो क्या कैसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एच, एंड वाई एक्सिस जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वाई, and your wave is propagating in z direction। क्लियर हुआ।
इसका भी ये जो कार्टेशियन है, इसको इसका भी जैसे तैसे हम लोग नहीं लिख सकते, इसका दो फॉर्मेट है। इधर तुम लोग एक्स वाई जेड ऐसा लिखो, और नहीं तो जेड एक्स वाई, एक और भी एक पैटर्न है, उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो ही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है ई वाई एंड एच एक्स, तो ये दोनों का वैल्यू एक नियरली इक्वल टू हम लोग का रखा गया है, नियरली इक्वल टू ई वाई का वैल्यू जो है ई वन इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, नथिंग बट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ई वन कॉस पाई बाई ए एक्स वन स्क्वायर, सॉरी एक्स डैश इंटू ई टू द पावर माइनस जे के वाई डैश स्क्वायर बाई टू पी। सो सारा ये फॉर्मूला हो सकता है तुम लोग अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। एंड लास्ट क्लास में जो लोग थे, एक न्यूमेरिकल किया गया था कि हम लोग को एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ रहेगा, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलना है, और वाइस वर्सा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलना है। सिंपल, जस्ट वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे एच एक्स लिखा गया है, लेकिन वी आर डीलिंग विथ ई वन। तो ई वन एच एक्स क्या होता है, बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी। ये मैग्नेटिक, दिस इज द एच वन, ठीक है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ ई वन बाई एफिशियंसी, एंटेना का जो एफिशिएंसी, दिस इज ईटा। क्लियर? सो ये दो फॉर्मूला तुम लोग याद रख सकते हो कि एक हॉर्न एंटेना के लिए उसका जो ई एक्स, सॉरी ई वाई, दैट मीन्स ये वाई लिखा क्या है, दिस इज प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है। एंड एच एक्स एक्स एक्सिस पे उसका मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। कंडीशन, हम लोग का वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन तुम लोग कर सकते हो। And the complex exponential term is used to represent the quadratic phase variations of the fields over the aperture of the antenna। तो यहाँ पे जो ये exponential e के ऊपर जो जो वैल्यू दिख रहा है, that is used to represent the quadratic phase, ये लाइन लिख सकते हो तुम लोग। एंड फाइनली जो है यूजेस एंड और एप्लीकेशन जो है, यूजेस और एप्लीकेशन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि द एंटेना वर्क्स इन ultra high frequency and high frequency range 300 megahertz to 30 gigahertz। ये रेंज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस रेंज के केस में हम लोग हॉर्न एंटेना को यूज करेंगे। इफ योर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज लाइक दिस 300 megahertz to 30 gigahertz, that time you will use the horn antenna। Clear? Used in microwave applications, satellite communications, used as the active element in a dish antenna, active element of dish antenna। तो इसका अगर एक पिक्चर हम लोग अगर तुमको दिखाएंगे, सो लाइक दिस दिस यू नो वेरी मच, घर के रूप पे छत के ऊपर लगा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पे जो दिस इज द पैराबोलिक डिश एंटेना। सो हम लोग जब करेंगे तो उसमें हम लोग इसमें आएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो फीडिंग हो रहा है, देखोगे ये जो एलिमेंट है, ये एक प्रैक्टिकल एकदम एग्जांपल है ना। एंटेना पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, कुछ कुछ मतलब चीज तो जानना पड़ेगा। एक दोस्त को बोलोगे कि छत के ऊपर खेल रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो गपशप, कि जानते हो ये क्या है, दिस इज हॉर्न एंटेना। ये जो फीडिंग जिसके ऊपर, दैट मीन्स ये जो ट्रांसमिटिंग करंट को हम लोग फीड करवाते हैं जिसके ऊपर, मतलब ये पहले लगने के बाद, इधर से टकराने के बाद ये वेव जो है ट्रेवल होता है ना। सो ये जो है दिस इज द फीडिंग, मतलब हॉर्न एंटेना इस टाइप का होता है, कनिकल शेप का रहता है। तो उधर से जाके वेव्स को उधर से फैला के हम लोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग का हॉर्न एंटेना के बारे में समझ में आया। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये जो सारा स्लाइड है, अगर तुम लोग का लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट काम का चीज है, ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है, जाके चेक कर सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। गूगल क्लासरूम में रहने से या फिर इमेज रखने से कुछ नहीं होगा, अनटिल अनलेस यू राइट डाउन इन योर कॉपी, वो अल्टीमेटली एंड नहीं होता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग फॉर ऑल टुडे। सो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कोई लेसन के साथ। ओके, सो थैंक यू ऑल।